Hello learners, welcome to the channel. Today we will start chapter number 14, Economic Activities Around Us. आज के इस चैप्टर में हम अपने आसपास होने वाली सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे. But before starting it, let's see what did Kautilya wrote in Arthashastra. The root of prosperity is economic activity. The lack of it brings material distress. The absence of fruitful economic activity endangers both current prosperity and future growth. आज के इस चैप्टर में हम बेसिकली 3 मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे. नंबर 1, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन. सेकेंड रहेगा टॉपिक, व्हाट डिफरेंशिएट्स दीज एक्टिविटीज टू बी ग्रुप्ड इनटू सेक्टर्स. किस बेसिस पर हम इन एक्टिविटीज को डिफरेंट सेक्टर्स में ग्रुप करेंगे. और थर्ड टॉपिक रहेगा, हाउ आर दीज सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड. ये तीनों सेक्टर्स किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये भी हम आज पढ़ेंगे. सो लेट्स गो. टॉपिक 1 हमारा आज रहेगा, हाउ आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड. Let's start the introduction with a quick recap. So last chapter जो हमने पढ़ा था, chapter number 13, उसमें हमने बहुत clearly ये पढ़ा था what are economic and non-economic activities. एक बार हम उसको revise करते हैं. Economic activities वो सारी activities जो monetary value create करती हैं, और non-economic activities they do not generate income or wealth, but फिर भी हम क्यों करते हैं? For the feelings like gratitude, love, care and respect. These are non-economic activities. अब हमने इसमें एक टर्म पढ़ा, monetary value. What is monetary value? Monetary value means value of something that can be measured in terms of money. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, जो भी एक्टिविटीज जिनसे हम कोई मनी जनरेट करते हैं, मनी अर्न करते हैं, या मनी को अर्न करने के लिए हम जो एक्टिविटीज करते हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी है उनको हम क्लासिफाई किस तरह से करते हैं. मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि हमने जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज देखी थी उनको हमने कुछ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे, कुछ ग्रुप्स में पढ़ेंगे. बट कैसे? सी, जो पहले मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी वो क्या होती थी? प्राइमरली मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी पहले जैसे एग्रीकल्चर, यानी कि खेती बाड़ी, लाइव स्टॉक रियरिंग, यानी कि पशुपालन जिसको हम हिंदी में कहते हैं. मतलब जो कैटल होती है उनको पालना, फिर उनका मिल्क को सेल करना. फार्मिंग टूल्स, जो भी टूल्स फार्मिंग में यूज होते थे, लुहार उनको बनाया करते थे. अब क्योंकि फार्मिंग एक मेजर एक्टिविटी होती है तो उसमें फिर टूल्स भी यूज होंगे. पॉटरी, मिट्टी के बर्तन बनाना, गमले या कुछ भी मिट्टी के सामान देखो इस तरह से बनाना. वीविंग क्लोथ्स, जैसे अब अर्बनाइजेशन हुई, आपने देखा कि लोग गांव से अब शहरों की तरफ शिफ्ट हुए बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, और फिर शहरों में भी बहुत प्रोग्रेस हुई. तो अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं जो हमने अभी पढ़ी है वो तो है ही, उसके अलावा और क्या क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स. अब आपको पता है कोई भी वर्क कंप्यूटर के बिना नहीं है, कोई भी इंसान आपको आजकल बिना मोबाइल फोन के नहीं दिखेगा, क्योंकि अब ये बेसिक नेसेसिटी हो गई है. ड्रोन्स, वर्किंग इन बैंक्स, वर्किंग इन स्कूल्स, वर्किंग इन होटल्स, ड्राइविंग वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन. एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो अब तरह तरह के व्हीकल्स बनाना, उनको ड्राइव करना. देन मेकिंग फर्नीचर, टेलरिंग क्लोथ्स यूजिंग मशीन्स. पहले आपने देखा हाथ से ही कपड़ों को बुना जाता था, जिनको बुनकर बोलते थे. अभी वो सारे क्लोथ्स जो है मशीन से बनाने लग गए हैं. creating softwares, repairing electronic equipments like refrigerators, washing machine, etc. अब हर घर में रेफ्रिजरेटर होता है,
ज्यादातर घरों में वॉशिंग मशीन्स भी होती हैं। तो क्योंकि अब हमारी जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो गई, हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो गई, और सबसे बड़ी बात क्योंकि अब मॉडर्नाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हो गया है, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्रीकल्चर, फार्मिंग टूल्स, पॉटरी है, उनके अलावा अब ये सारी भी आज की डेट में इकोनॉमिक एक्टिविटीज मेजरली होती है। मतलब इनके थ्रू भी लोग मॉनेटरी वैल्यू अर्न करते हैं, गेन करते हैं। टॉपिक 1 में हमने पढ़ा हाउ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड। टॉपिक 2 हमारा है द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक सेक्टर्स, यानी कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हमने पढ़ा, अब उनको हम किस तरह से इकोनॉमिक सेक्टर्स में क्लासिफाई करेंगे। और हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था हमारी 3 टॉपिक्स। तो टॉपिक 2 था व्हाट डिफरेंशिएट दीज एक्टिविटीज टू बी ग्रुप्ड इनटू सेक्टर्स। यही हमारा टॉपिक 2 है, द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू इकोनॉमिक सेक्टर्स। अब जो एक्टिविटीज थी उनको हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी होती हैं, जैसे हर एक्टिविटी की एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसके थ्रू पीपल अर्न मनी। अब इन इकोनॉमिक सेक्टर को हमने बेसिकली 3 ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी सेक्टर, देन सेकेंडरी सेक्टर, एंड थर्ड इज टर्शियरी सेक्टर। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी सेक्टर, और इसको हम प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी कहते हैं। ये जो सेक्टर होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पीपल आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर टू प्रोड्यूस गुड्स। इस सेक्टर में जो एक्टिविटीज होती हैं वो डायरेक्टली नेचर से ली जाती हैं। तो जो पर्सन होते हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं नेचर पर। सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है जैसे फार्मिंग। These group of activities that involve extraction of raw materials directly from nature, हमने जैसे बताया इसमें raw material को directly nature से ही obtain किया जाता है। Example agriculture, mining, fishing, forestry, raising livestock। पेज नंबर 197 पर ये देखिए प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ये देखिए एग्रीकल्चर, जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर नेचर से ही हम लेते हैं सारा रॉ मटेरियल। माइनिंग, इसमें भी हम अर्थ को ही डिग कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज ही है। फिशिंग, इसमें भी हम नेचर गिफ्ट है फिश, वही यूज कर रहे हैं। रेजिंग लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री। तो आप देखो सारी चीजें हमें नेचर से ही मिली हैं। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है ये होती है प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इस सेक्टर को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। अब एक फार्मर की लैंड है, अब इसमें जो भी वर्क है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन्स और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, या जो कुछ भी है फ्रॉम एग्रीकल्चरल फार्म्स, तो ये सब नेचर से ही डिराइव होता है। कलेक्टिंग वुड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट है वो भी हमारी नेचर का गिफ्ट है, नेचुरल रिसोर्सेज है। वुड ये भी नेचुरल रिसोर्स है। अब हम इससे फर्नीचर बनाएंगे या वुड का जो भी हम यूज करेंगे वो एक डिफरेंट चीज है, बट उन सब फर्नीचर को या चीज को बनाने के लिए जो वुड यूज होती है, जो रॉ मटेरियल है वो वुड है। वो रॉ मटेरियल हमें मिलता है फॉरेस्ट से, यानी कि नेचर से। तो इसीलिए फॉरेस्ट्री या कलेक्टिंग वुड्स, ये सब भी प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ही आता है। ये फोटो देखिए, ये है एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम माइंस। अब जो माइंस है वो अर्थ के अंदर है, नेचुरल रिसोर्स है। अब हम जब उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल्स को, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज से हम ले रहे हैं, इसीलिए ये भी प्राइमरी सेक्टर में ही आता है। कलेक्टिंग फिश फ्रॉम द फिशरीज, सी, वाटर, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। एग्स फ्रॉम द पोल्ट्री फार्म। आपने देखा अभी प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। अब हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्टर, जो हमारा सेकेंड नंबर का सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइमरी में पीपल डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर होते हैं,
अब इसमें होता है पीपल आर डिपेंडेंट ऑन आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर। इसमें जब हम डिपेंड होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर के आउटपुट से होते हैं। ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स, जैसे कि हमने देखा था जो वुड कलेक्शन करी थी, वुड आई नेचुरल रिसोर्सेज से, प्राइमरी सेक्टर से, बट उस रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करके हमने कोई गुड्स बनाया, मान लीजिए फर्नीचर बनाया, तो वो आएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड प्रोडक्शन यूनिट्स टू प्रोसेस रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इनटू अनदर फॉर्म। जैसा कि आपको अभी बताया कि प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेकर और गुड्स को फिर मैन्युफैक्चर करते हैं हम फैक्ट्रीज में, और उसके बाद हम एक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, buildings, processing of grains from fields to make flour in mills, extraction of oil from groundnut। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, तो ये कैसे हुआ? रोड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्टोन्स, मड, एटसेट्रा। तो ये सब कहाँ से मिलता है? प्राइमरी सेक्टर से। बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी। सिमिलरली प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेन फ्रॉम फील्ड्स, ग्रेन्स जो हमें फील्ड से मिले, गेहूं के दाने, वो तो प्राइमरी सेक्टर था, बट उसको हमने फ्लावर बनाने के लिए, आटा बनाने के लिए मिल में दे दिया, तो अब वो सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल जिसको बोलते हैं, तो ग्राउंडनट मिला हमें फार्मिंग से, प्राइमरी सेक्टर से, अब हमने उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोसेसिंग ऑफ टी लीव्स टू डिराइव टी, टी लीव्स आपको पता है टी फार्म से आते हैं, चाय के बागानों से पत्तियां तोड़ी जाती हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटी हो गया। फिर उनको फैक्ट्रीज में भेजकर प्रोसेस किया जाता है, और जो चाय पत्ती आप अपने घर लेके आते हो तब जाकर के वो बनती है। Wood from forest converted to paper furniture, cotton used to make clothes, steel from iron ore to make automobiles like car, truck, etc. जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, कार, ट्रक, या आप लोग की बाइसिकल, स्कूटी, whatever it is, तो उसमें स्टील और आयरन जो यूज होता है वो कहाँ से आता है? स्टील और आयरन ओर से, और वो कहाँ से मिलता है हमको? माइनिंग से, नेचर से मिलता है। जैसे अभी हमने प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बारे में पढ़ा था, अब हम थर्ड सेक्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। वो है हमारा टर्शियरी एक्टिविटीज या टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्राइमरी में डायरेक्ट नेचर से रॉ मटेरियल लेते हैं, सेकेंडरी में आउटपुट जो हमें मिलता है प्राइमरी सेक्टर से, उस पर सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट होता है। और टर्शियरी सेक्टर क्या होता है? इट प्रोवाइड्स support to people involved in primary and secondary activities। इसमें basically service sector होता है, include services which may not see but very important। Their services make our lives easier। अगर आप केवल प्राइमरी से रॉ मटेरियल लेकर सेकेंडरी से केवल वो प्रोडक्ट तैयार कर कर रखे रहें, बट वो यूजर तक पहुंचे ही ना, तो उसका कोई यूज नहीं है। तो वो यूजर तक कैसे पहुंचता है? tertiary activities के through। So this sector is also called the service sector। Example, driver of a truck transport grains, vegetables from farm to a factory or to the market। अगर फार्मर ने अपने फील्ड्स में ग्रो कर लिया है क्रॉप्स, लेकिन वो क्रॉप्स फैक्ट्रीज तक पहुंचेगी कैसे? मिल्स तक पहुंचेगी कैसे? और चलिए मिल्स तक उन्होंने बनाया, उसके बाद वो मार्केट में नहीं आएगी तो फिर वो यूजलेस है। तो मेन काम जो फार्मर के क्रॉप्स को लेकर के जाना उसके फील्ड से और फिर फैक्ट्री से मार्केट तक लाना, वो कैसे होता है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो जो ड्राइवर ऑफ अ ट्रक ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये सब आते हैं टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंडर। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेंडर्स सेल द फार्म प्रोडक्ट टू हाउस होल्ड कंज्यूमर्स। घर घर तक जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल लेते हैं, वो कैसे लेते हैं? क्योंकि वो सब्जी वाले या फ्रूट्स वाले भैया जो लेकर के आते हैं। तो मेन वर्क उन्होंने किया जो सर्विस देने का।
Doctor, nurses, lawyers, pilot provide services. Technician who repairs TV, mechanics who repair vehicles like car, tractor. इलेक्ट्रिसिटी है वो तो पावर हाउस में बन गई, बट वहां बैठे इलेक्ट्रिशियंस जो इंश्योर करते हैं कि आपको रेगुलर सप्लाई मिले इलेक्ट्रिसिटी की, तो एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो आपको रेगुलर सप्लाई कैसे मिलेगी। Communication services through mobile, internet, software development, services at hotels, restaurants, banks, schools, hospital, airport, shops, etc. ये सारी सर्विसेज किसके अंडर आती है? टर्शरी सेक्टर के अंडर आती है, इसीलिए इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। Moving towards topic 3, the last topic of this chapter, interdependence among sectors। और हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था, हाउ आर दीज सेक्टर्स इंटरकनेक्टेड, यही हमारा टॉपिक 3 है कि किस तरह से ये तीनों सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इन तीनों सेक्टर्स की इंटरडिपेंडेंस को पढ़ने के लिए आज हम स्टडी करेंगे अमूल के बारे में। तो ये तीनों सेक्टर्स, ये तीनों टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना, किसी भी नेचुरल रिसोर्स को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने में और फिर उसको एंड कंज्यूमर यानी कि यूजर तक पहुंचाने में। तो स्टार्ट करते हैं अमूल की स्टोरी से। अमूल स्टार्ट हुआ था ईयर 1940s में, बेसिकली 1946 में। उससे पहले क्या होता था, फार्मर्स अपने कैटल का मिल्क लेते थे और फिर उसको सेल करने के लिए चले जाते थे। अब सेल करने के लिए वो अपने विलेज के आसपास के ही ज्यादातर विलेजेस या टाउन्स तक ही जा पाते थे, क्योंकि ऐसा कोई इतना बड़ा नेटवर्क नहीं था ट्रांसपोर्ट का, तो या तो उनको ज्यादातर पैदल चलकर जाना पड़ता था या थोड़ा बहुत जो भी उनके पास व्हीकल होता था, बुलक कार्ट या साइकिल, वो उसके थ्रू चले जाते थे। अब आपको पता है मिल्क बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। अब और इंडिया में गर्मी भी अच्छी खासी पड़ती है, तो क्या होता था, बहुत जल्दी मिल्क खराब होने की वजह से फार्मर्स को बहुत कम पैसों में, मतलब जितने भी मिलते थे वो उसी में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी थे कि भाई मिल्क खराब होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, इससे अच्छा कोई कम मनी दे रहा है, तो वो तब भी उसको सेल कर देते थे। मिल्क खराब होने से पहले पहले सेल करना होता था, तो बेसिकली इतने कम टाइम में इतनी मेहनत, इतना एफर्ट लगाना सिर्फ थोड़े से मनी के लिए, ये कोई फायदा नहीं होता था फार्मर्स को। तो थोड़े से पैसों के लिए वो इतनी मेहनत भी कर रहे थे। अब ये चीज देखी मिडिलमैन ने, उसने फार्मर्स की मजबूरी का फायदा उठाया। मिडिलमैन क्या करते थे, फार्मर्स का सारा मिल्क ले लेते थे, बहुत छोटे से अमाउंट में, बहुत कम पैसे उनको देते थे और फिर खुद जाकर के ज्यादा अमाउंट में मार्केट में वो मिल्क सेल कर देते थे। सारी मेहनत हुई फार्मर की, सारा एफर्ट लगा फार्मर का, लेकिन क्योंकि फैसिलिटीज की कमी की वजह से फार्मर मजबूर था कम पैसों में भी अपना सामान देने के लिए। मनी की कमी की वजह से बेचारा फार्मर रो भी पड़ता, लेकिन कोई फर्क नहीं था। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन सारे फार्मर्स मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास गए और उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने फार्मर्स को एडवाइस दिया कि वो एक कोऑपरेटिव बना ले, जिससे कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और मिडलमैन को बीच से हटा सकेंगे। फिर 1946 में अमूल यानी कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड सेटअप किया गया और वो सेटअप किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ त्रिभुवन दास पटेल, जो कि एक लॉयर थे और फ्रीडम फाइटर भी थे, और डॉक्टर वारगसी कुरेन, एन इंजीनियर जो कि डेयरी फैक्ट्री में मुंबई में वर्क करती थी। तब इन लोग की लीडरशिप में डेवलप हुआ अमूल, जिसका टैगलाइन था द टेस्ट ऑफ इंडिया। अब इस इनिशिएटिव की वजह से फार्मर्स, जिसमें कि वुमेन भी थी, ये सब मिलकर साथ आए और इन्होंने सारा कंट्रोल यानी कि प्रोडक्शन का और
मिल्क के सेल करने का सारा कंट्रोल अपने अंडर ले लिया। अब जो मिल्क प्रोड्यूसर्स फार्मर्स थे वो अपने आप डिसीजन बनाते थे सारे मैटर्स पर कि कितना प्रोडक्शन होगा, पैस्चराइजेशन कैसे होगा और मिल्क की सेल कहाँ होगी। सारे कामों को आपस में एक दूसरे को बांट लिया गया। इस तरह से सारे फार्मर्स की धीरे धीरे इनकम बढ़ने लगी और अब उन्हें कोई मिडिलमैन की भी जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे करते करते अमूल एक बहुत बड़ी फैमिली की तरह हो गया और जैसे जैसे और फार्मर्स को पता चलता गया वो भी कोऑपरेटिव के साथ जुड़ते चले गए और अमूल बढ़ता चला गया। जो क्वांटिटी थी मिल्क की वो सारी कलेक्ट कर ली जाती थी। वो इतनी बड़ी हो गई थी कि फार्मर्स ने सोचा कि अब इतना मिल्क का प्रोडक्शन है कि खाली मिल्क बेचने से काम नहीं चल रहा, मिल्क फिर भी बच जाता है। तो उन्होंने आनंद, एक जगह है गुजरात में, उन्होंने वहां पर एक फैक्ट्री लगाई और उस फैक्ट्री में उन्होंने उस बचे हुए दूध से बटर और मिल्क पाउडर बनाना स्टार्ट कर दिया। आज वो कोऑपरेटिव इतनी बड़ी हो चुकी है, उसके इतने वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि सारे उनके प्रोसेसिंग प्लांट और फैक्ट्रीज में बनते हैं ऑल ओवर इंडिया। मतलब उनके आप नाम लीजिए, दे हैव चीज, बटर, चीज स्प्रेड, आइसक्रीम्स एंड इतने नाम हैं कि आप एक बार काउंट करना देखिए कि आपके घर में ही आपको अमूल के इतने प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और बहुत जल्दी उन्होंने प्रोडक्शन इतना बढ़ा लिया कि वो प्रोडक्ट्स जो थे ट्रांसपोर्ट होकर छोटी छोटी दुकानों में और रिटेल स्टोर्स भी बनने लगे। इनफैक्ट इतना प्रोडक्शन बढ़ गया कि दे आल्सो एक्सपोर्ट द प्रोडक्ट्स टू सेवरल कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। इजंट इट अमेजिंग? अभी हमने जो पढ़ा उसमें कुछ टर्म्स यूज हुए थे कि फार्मर्स अपने डिसीजन खुद लेने लगे पैस्चराइजेशन के। पैस्चराइजेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है मिल्क को प्रिजर्व करने से पहले उसको एक टेम्परेचर पर हीट किया जाता है टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। फैक्ट्री आपको पता ही है, एक बड़ी बिल्डिंग या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स जहां पर गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं यानी गुड्स बनाए जाते हैं और कुछ कंपोनेंट्स यानी और भी कुछ चीजें उनको मिलाई जाती हैं ताकि फाइनल प्रोडक्ट बन सके। रिटेल स्टोर्स, अभी हमने बताया कि अमूल ने अपने रिटेल स्टोर्स खोले। रिटेल स्टोर क्या होता है? सेल ऑफ गुड। जब हम गुड्स को छोटी छोटी क्वांटिटीज में एंड यूजर के पास भेजते हैं रादर देन रीसेल। मींस इसमें आपको नेसेसरी नहीं है रिटेल में कि आप बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदें। आप छोटा सा सामान भी ले सकते हैं, एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, जितना आपको जरूरत है उतना ले सकते हैं। एंड एक्सपोर्ट, जब गुड्स और सर्विसेज एक कंट्री में प्रोड्यूस होती हैं लेकिन दूसरी कंट्री में जाती हैं फॉर बायर्स और कंज्यूमर्स के लिए। अब इंटरडिपेंडेंस इन तीनों सेक्टर्स की। पहला था कि जब फार्मर रॉ मटेरियल यानी कि मिल्क ले रहा है काऊ से, तो ये है प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब फार्मर ने वो सारा मिल्क फैक्ट्रीज में दिया, फैक्ट्रीज में वहां मिल्क प्रोसेस हुआ और फिर उसके और भी प्रोडक्ट्स बनाए गए जैसे चीज, बटर एटसेट्रा। तो ये हुआ सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी कि आपने प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल के आउटपुट से सेकेंडरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बनाया। फिर आया आपका थर्ड, टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब रॉ मटेरियल यानी मिल्क फार्मर से लिया, प्रोसेस हुआ, सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी। और अब ये मिल्क एंड यूजर तक, कंज्यूमर तक कैसे पहुंचा? ये देखिए, ट्रक्स में ट्रांसपोर्ट होकर, ट्रेन में ट्रांसपोर्ट होकर, रिटेल स्टोर्स में और शॉप्स में पहुंचा। तो ये हो गया टर्शियरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो देखा आपने किस तरह से अमूल ने पूरी स्टोरी ही पलट दी और तीनों सेक्टर्स की इंटरडिपेंडेंस को समझने के लिए इट वाज द बेस्ट एग्जांपल। अमूल की सक्सेस के बाद और भी बहुत सारे कोऑपरेटिव्स इंडिया में स्टार्ट हुए, जैसे कर्नाटका में नंदिनी, दिल्ली एनसीआर में मदर डेयरी, तमिलनाडु में आविन, आंध्र प्रदेश में विजया, नागालैंड में केवी, बिहार में सुधा, पंजाब में वेरका। तो बच्चों, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपके अगर कोई डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकती हैं। Don't forget to subscribe and hit the bell icon to watch new videos.